श्रीगणेशाय नमः। आदरणीय संघचालक जी, मंच पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, बहनों और भाइयों, इस प्रशिक्षण वर्ग का एक विषय गो महिमा है। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि गाय के बारे में, उसका महत्व के बारे में हम समारोह में चर्चा करेंगे। तो मुझे पहले से सूचना दिया गया था कि समापन के कार्यक्रम में 1.25 घंटे का विषय रखना है, ऐसा मुझे बताए थे। लेकिन वो उसको 11 बजे शुरू करना था, 12:30 बजे समाप्त होना था। अभी 1 बजे हम शुरू कर रहे हैं, तो जैसा बताएंगे उस अनुसार चलेंगे। पूरे पृथ्वी में हमारे 84 लाख जो स्पेसीज भारतीय संस्कृति मानती है कि हमारा साहित्य ये मानता है कि इस पृथ्वी में 84 लाख स्पेसीज है, योनि है। लेकिन अभी जो आधुनिक विज्ञान है वो तो और ज़्यादा कहता है, वो 1 करोड़ 20 लाख कहता है। इस पृथ्वी में 1 करोड़ 20 लाख स्पेसीज है। माइक्रोस्कोप से उन्होंने काफ़ी उसको और भी निकाला है और बहुत सी चीज़ों को पता लगा कर उन्होंने कहा है कि ये भी है। तो 1 करोड़ 20 लाख के लगभग स्पेसीज है। ये जो दुनिया भर में जो जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कीट पतंग, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सारे हैं, उन सभी में गाय एकमात्र ऐसा है जो थोड़ा बाकी से हटकर है। एकमात्र गाय है जो बाकी लोगों से हटकर है। जब मैं गाय कहूँगा तो भारतीय नस्ल की गाय। पूरी दुनिया में 2 प्रकार की गाय है, एक बोस इंडिकस कहते हैं और एक बोस टाउरस कहते हैं। इंडिकस यानी भारतीय नस्ल की गाय, बोस मतलब गाय, लैटिन भाषा में बोस यानी गाय, इंडिकस यानी भारत, इंडिया। यहाँ अभी जो अफगानिस्तान से लेकर बाली तक का जो क्षेत्र है उसको इंडिकस कहा जाता है। अभी ये भारत रहा है, एक भारतीय क्षेत्र माना जाता है इसको, क्योंकि ये एक भूखंड है जो फ्लोटिंग में है, आगे चल रहा है समुद्र में। तो इसलिए इसको इस एक भूखंड को इंडिकस कहा है। तो इसलिए इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो गाय हैं उन गायों को बोस इंडिकस कहा जाता है। लगभग ये 100-125 प्रकार के नस्ल के हैं। भारत में अभी जेनेटिकली टेस्टिंग चल रहा है, NDRI करनाल के माध्यम से, NDRI बेंगलोर के माध्यम से, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रयास से 44 ब्रीड को अभी जेनेटिकली भारत में भारतीय नस्ल घोषित किया है। और लगभग अभी एक 40-50 ब्रीड और है जो रिसर्च पर है, उसको भी धीरे धीरे घोषित होते जाएंगे। प्रतिवर्ष 3-4 और आ रहा है। तो लगभग 100 से ज़्यादा प्रकार की प्रजातियां भारत में है। आप गिर के बारे में जानते होंगे कि गिर सुनते होंगे, लेकिन गिर में भी 18 नस्ल होते हैं। कांकरेज आप देखते होंगे, कांकरेज की भी कई नस्लें हैं। साहिवाल है, साहिवाल की भी नस्ल है। तमिलनाडु में पुंगनोर है, उम्बलाचेरी है या कांगेयम है। तो ऐसे जो कई हैं, तो कांगेयम की भी कई नस्ल हैं। तो उपनस्ल उसके भी है, तो उसको भी निकालेंगे तो 400-450 नस्ल भारत में जाएंगे। टाउरस जो गाय है, जो भारत के इस क्षेत्र के अलावा जो अन्य क्षेत्रों में रहता है, उसको वो भी लगभग जेनेटिकली जो अभी साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर 80 प्रकार की गाय मानी गई है। उसमें कुछ जेनेटिकल जो म्यूटेशन हो गया है, जीन जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होकर के नया बना है, वो गाय ज़्यादा है। लेकिन लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके भी कुछ गाय बनाई है। नाइजीरिया में बना है, कुछ और भी बेल्जियम में, ब्राज़ील में, कई जगह उन्होंने नस्लों को नया नस्ल बनाया है। तो वो सब मिलाकर लगभग 80 कैटल्स हैं। भारतीय नस्ल को जेबू कैटल भी कहते हैं। तो एक अभी नया कैटल पूरे दुनिया भर में एक गाय, एक प्रजाति बनाई है पिछले 25-30 वर्षों में, उसको ब्राह्मण कैटल्स नाम दिया है। जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, सबसे उत्तम गाय पूरी दुनिया की जो गाय है, उसको ब्राह्मण नाम दिया उन्होंने, ब्राह्मण कैटल्स नाम दिया है। तो वो भारतीय नस्ल की गायों को ले जा करके वहाँ ब्राज़ील में, अमेरिका में, पनामा में, मेक्सिको में, ऐसे जो अनेक देशों में डेवलप किया है। जो 100 लीटर दूध देने से लेकर 40 लीटर 50 लीटर दूध देने वाले जो गायें हैं, उन देशों की जो श्रेष्ठ नस्ल है उसका नाम ब्राह्मण रखा है। उसका नाम अलग अलग भी दिया उन्होंने, कहीं ब्राह्मणा, ब्राह्मणों, ब्रह्मा, ऐसे स्पेलिंग में थोड़ा इधर उधर करके सब अपना अपना नाम। लेकिन जनरल में जो पूरी परिभाषा में कहा जाता है कि ये ब्राह्मण कैटल है।
एक नया प्रजाति पिछले 20 वर्षों में डेवलप हुआ है। लेकिन ये दो नस्ल को क्यों बताया कि एक भारतीय नस्ल है और एक विदेशी नस्ल है, इसको भी समझने की जरूरत है। जब हम गाय कहेंगे तो भारत की बात करेंगे और पशु कहेंगे तो विदेशी नस्ल की गाय की बात होगी। भारतीय जो गाय है वो 84 लाख की योनियों में सबसे हटकर अलग है। उसकी जो शारीरिक संरचना है वो बाकी एनाटॉमी, उसका जो सिस्टम है काम करने का, वो बाकी से अलग है। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, शारीरिक जो उसका संविधान है वो बाकी सबके अलग है। जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब जितने भी हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड से जो शक्तियां हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, उनको लेने के बाद उसमें जो अच्छाई है उसको अपने शरीर में रखता है और जो खराब है उसको बाहर निकालते हैं। जैसे सुअर है, हम देखते हैं सुअर किस प्रकार के जीवन में रहता है, कैसे कैसे चीज़ें खाता है, किस प्रकार के उसका रहन सहन है। ऐसे ही मुर्गा है, ऐसे ही बकरियां हैं, अन्य भी अनेक जीव हैं, मनुष्य भी है, सब चीज़ खाता है, कुछ भी खा लेता है, कैसे भी, कभी भी, कैसा भी, कितना भी, कुछ भी, कोई भी समय। लेकिन उसमें जो अच्छाई होता है उसको शरीर में रखता है, जो बुराई है उसको निकाल देता है, जितना संभव हो उतना बाहर निकालता है। मनुष्य यानी गाय को छोड़कर पृथ्वी में बाकी सारे लोग ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को नहीं ले पाते। उनके अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपने अपने शरीर की बनावट के अनुसार उन एनर्जियों को कम बेसी लेते रहते हैं। सूरज की रोशनी सब पर पड़ रहा है, सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब पर समान पड़ता है, लेकिन सूरज की रोशनी को हर शरीर, मनुष्य का हो चाहे जानवर का हो, पेड़ पौधों का हो, पशु पक्षी, कीट पतंगों का हो, सभी लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार उस रोशनी को उतना ग्रहण करते हैं या उसको छोड़ते हैं। लेकिन गाय एकमात्र है जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है, पूर्ण रूप से ग्रहण करता है। ब्रह्मांड में 7 प्रकार की शक्ति मानी जाती है, 7 प्रकार के किरण माने जाते हैं, सप्त किरण कहा जाता है, सप्त तरंग भी कहा जाता है, ऊर्जा, 7 प्रकार की ऊर्जा मानी जाती है। इसमें गो किरण और सर्प किरण, गो किरण प्रथम है, सर्प किरण अंत में है। स्टार्ट होता है गाय से, एंड होता है सर्प से, सांप से। तो 7 प्रकार की किरणें होती है। गाय एकमात्र है 7 किरणों को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है। बाकी पृथ्वी में कोई जीव ऐसा नहीं है सभी किरणों को पूर्ण रूप से ग्रहण करता हो। इसको समझने के लिए, आपको आसानी से समझाने के लिए, आप सबके पास मोबाइल है, सबके मोबाइल में कोई ना कोई एक चिप डाला है आपने। वो चिप किसी ना किसी एक कंपनी का है। वो BSNL कंपनी हो सकता है, वो जियो कंपनी हो सकता है, वो एयरटेल कंपनी हो सकता है, वो वोडाफोन का होगा या कोई रिलायंस का होगा, अलग अलग कंपनी का होगा। और बाहर में भी टावर है, सभी कंपनियों के टावर लगे हुए हैं। आपका मोबाइल जिस चिप पर लगा है और उस वहाँ के जो टावर है, वही टावर के जो तरंग है आपका मोबाइल पकड़ेगा। जिस कंपनी का चिप होगा, जिस कंपनी का आपका सिम होगा, उसी कंपनी का टावर वहाँ पर जो होगा उसी को आपका मोबाइल पकड़ेगा। मान लीजिए BSNL आपके मोबाइल में चिप है और बाहर में दूर दूर तक एक 10 किलोमीटर के रेंज में कोई भी BSNL का टावर नहीं है, लेकिन बाकी सब टावर हैं। रिलायंस का है, जियो का है, चाहे वो एयरटेल का है, वोडाफोन का है, बाकी लोगों का है। आपका मोबाइल काम करेगा क्या? नहीं। आपका मोबाइल अगर जियो का है और जियो का टावर नहीं है, बाकी सब टावर है, तो आपका मोबाइल काम करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि जिस सिम की बनावट है उसी सिम का जो टावर है, उसी का जो सैटेलाइट है, और वही सिस्टम से वो मोबाइल काम करेगा। आपका मोबाइल का प्रॉब्लम नहीं है, आपका मोबाइल तो जो सिम डालेगा वो सिम काम करेगा। आप मोबाइल में आजकल 2 सिम आने लगा है, तो 2 सिम डालेंगे तो 2 सिम का जो टावर होगा उसको से 2 रिसीव कर सकता है, लेकिन दोनों टावर नहीं है तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। जैसा भी अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है मोबाइल इस एरिया में। लेकिन गाय बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है।
उसके पास कोई भी सिम हो और आसपास कोई भी टावर हो, 7 प्रकार के जो टावर मानी जाती है, सप्त किरण, सप्त तरंग, और गाय सभी को समान रूप से, कितने में दूरी भी हो, कितने नज़दीक हो, समान रूप से रिसीव करती है। रिसीव करने की क्षमता गाय में है। आपको समझाने के लिए एक मोबाइल का उदाहरण बताएं। दुनिया में और किसी में ताकत नहीं है। शनि जो ग्रह है, उसका प्रभाव सबके ऊपर समान रूप से पड़ रहा है, लेकिन उसका असर जो होता है, उसका जो प्रभाव होता है, यानी उसका जो किरण तो सब पर समान रूप से पड़ रहा है, लेकिन उसका असर अलग अलग लोगों, व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। उसके कम बेसी उसको रिसीव करते हैं। जिस पर ज़्यादा असर पड़ता है, ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। जिसको कम असर पड़ता है, कम तकलीफ होता है। सूरज तो ऊपर में है, सूरज की रोशनी किसी पर पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत तकलीफ होती है। कोई सूरज की रोशनी को बर्दाश्त करता है, कोई नहीं करता है, क्योंकि ये उसके शरीर की बनावट है। ये प्रॉब्लम सूरज का नहीं है, उस व्यक्ति का है। लेकिन गाय ऐसा है, वो शनि को भी बराबर लेते हैं, सूरज को भी बराबर लेते हैं। वो चाहे मंगल ग्रह, उसको भी समान, सभी ग्रह, नक्षत्र, पिंड, तारापिंड, उल्का पिंड, आकाश में जितने प्रकार के 7 प्रकार के जो पिंड हैं, उन सभी का समान रूप से स्वीकार करता है, उसको ग्रहण करता है। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। पृथ्वी में गाय के अलावा कोई नहीं कर सकता है काम को, बड़ी बात है। लेकिन ये भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? इसको कन्वर्ट करना। गाय के शरीर की बनावट इस प्रकार से होती है कि इन शक्तियों को लेने के बाद, इन शक्तियों को समान रूप से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके और बाहर निकाल देना, उसको अच्छाइयों को बाहर निकाल देना, ये केवल गाय कर सकती है। गाय के अलावा पृथ्वी में दूसरा कोई नहीं है। इसको समझना है तो दूसरे तरीके से बताते हैं। सुबह सुबह सूरज की रोशनी के सामने में जो खड़ा होगा, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी, तो उसके शरीर में वो रोशनी पड़ने से उसके स्किन के नीचे के जो फ्लूइड्स है, उसके आधार पर उसके लीवर विटामिन डी बनाता है। ये विदेशी रिसर्च है, भारतीय लोगों को तो मालूम था पहले से। अभी नया नया रिसर्च है कि सूर्योदय के समय में उठना चाहिए, पहले उठना चाहिए, सूरज के सामने जाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि तो पहले से बोलते थे, सुबह नहा धो करके सूर्योदय में 1 लोटा पानी चढ़ाओ सूरज को। ये तो हमारे यहाँ पहले से बोलते हैं, मालूम था विटामिन डी मिलेगा। उसका नाम कुछ और रखा था हमारे लोगों ने, लेकिन अभी अंग्रेजों ने कहा है कि भाई इसका नाम विटामिन डी है, सूरज के सामने आना चाहिए। इसलिए वो सन बात करते हैं वहाँ पर, विदेशों में सन बात बहुत होता है। क्यों करना? क्योंकि सूरज की रोशनी शरीर पर पड़ता है तो हमारे शरीर के अंदर में हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है, और बहुत जरूरी है विटामिन डी। इससे चैतन्यता आता है, इससे व्यक्ति के अंदर में काम करने का जो क्षमता है वो बढ़ता है। कान में सुनने की क्षमता, कान की शक्ति बढ़ती है, याददाश्त अच्छा होता है, आलस्य समाप्त होता है, व्यक्ति के अंदर चैतन्यता रहती है, चैतन्यता रहता है, काम कर सकता है वो। लेकिन विटामिन डी कम होता है तो आलस्य होता है, शरीर की क्षमता घट जाती है, कान के सुनने की क्षमता घट जाती है, कान में तकलीफ होने लगता है, गूंगू आवाज आने लगता है, कई प्रकार की समस्या खड़ी होती है। और सूरज की रोशनी के अलावा पृथ्वी में दूसरा कोई सोर्स नहीं है विटामिन डी का, कोई सोर्स नहीं है। लेकिन गाय इतना विचित्र है, हम सबका शरीर में सूरज की रोशनी पड़ता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको सूरज की रोशनी पड़ते हैं, सब विटामिन डी बनाते हैं। लेकिन उस विटामिन डी को दूसरा को देना हो, कर सकते क्या? आपके शरीर से थोड़ा विटामिन डी निकाल किसी को दे सकते क्या आप? लेकिन भारतीय नस्ल की गाय दे सकती है, दे रही है। गाय के दूध में विटामिन डी है। सूरज की रोशनी को लेकर के उसमें से जो विटामिन डी है उसको कन्वर्ट करके गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी में उसको कन्वर्ट करने की क्षमता गाय में है। इसलिए गाय के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन डी है। इसके अलावा गाय के दूध के अलावा दुनिया में और कहीं पर विटामिन डी प्राकृतिक रूप से पाया नहीं जाता है, कृत्रिमली बनाना पड़ता है। इसलिए जो नमक आज हम खा रहे हैं, जो तेल हम खा रहे हैं, उसमें इंजेक्ट किया जाता है विटामिन डी। 25 साल 30 साल पहले से विदेशों में हो रहा है, पिछले 10-1 वर्षों से भारत में भी शुरू हो गया। जितने बड़े बड़े तेल कंपनी के लोग हैं, तेल बनाते, खाने वाले तेल, उन सब तेलों में विटामिन डी इंजेक्ट होता है। पिछले 10-12 वर्षों से शुरू हो गया। भारत सरकार का कंपलसरी ऑर्डर है। नमक में भी आजकल होने लगा, कई चीज़ों में आने लगा है। आजकल तो भोजन में भी लोग इंजेक्ट करने लगे हैं, केमिकल है वो। लेकिन अगर हम सुबह सूर्योदय के पहले उठे तो हमें विटामिन डी आराम से मिल जाएगा, देने की जरूरत नहीं अलग से।
और नहीं, अगर हम सूर्यवंशी हैं, भाई हम तो 8 बजे उठेंगे, सूरज भगवान आके हमको जगाएगा तब उठेंगे, तो कोई बात नहीं, गाय का सेवा करो, दूध पियो तो आपको विटामिन डी मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है, भारतीय गाय को हम पृथ्वी का प्रतिरूप कहते हैं। भारतीय गाय यानी पृथ्वी का प्रतिरूप। कभी सोचा है कि गाय को पृथ्वी क्यों कहते हैं? ये पृथ्वी और गाय दोनों बराबर माना जाता है। सूरज को नारायण कहते हैं और पृथ्वी को नारायणी, यानी गाय को भी नारायणी कहते हैं। और विशेष करके गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास ऐसा कहा जाता है। गोमय वसते लक्ष्मी, हमारा संस्कृत भी कहता है, हमारा वेद वाक्य भी कहता है। वेदों में एक वाक्य, गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है। और हमारा शास्त्र कहता है 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, वरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, ऐसे एक 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ हैं। ये 8 प्रकार की जो लक्ष्मियाँ हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है? अगर गोबर में लक्ष्मी है तो 8 प्रकार की लक्ष्मी गोबर में है तो दिखना चाहिए। तो उसका कारण यह है कि पृथ्वी अगर लक्ष्मी है, गोबर अगर लक्ष्मी है, दोनों में समानता का कारण यह है कि इस पृथ्वी के मिट्टी में जो एक मुट्ठी मट्टी में जितना माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, उतने गाय के जो चौथे पेट है, गाय का 4 पेट होता है, जो चौथा पेट जो रेक्टिकुलम है, उसमें जो पर स्क्वायर इंच का जो ये होता है, उसमें भी 8% ज़्यादा होता है माइक्रोब्स। जिस मिट्टी में जो गाय जिस प्रांत की, जिस जिले की गाय है, उस जिले की, उस मिट्टी की जो पर स्क्वायर इंच का जो माइक्रोब्स का क्वांटिटी है, उससे 8% ज़्यादा उस गाय के पेट में उसमें रहता है। इसलिए अगर कोई मिट्टी मृत हो जाती है, डेड सॉइल है, तो उसको फिर से जीवित करने की क्षमता गाय के गोबर में है। इसलिए गाय के गोबर को वापस उस मिट्टी में डालेंगे तो वहाँ फिर से जीवाणु का पनपना हो जाएगा। इसलिए गाय पृथ्वी का प्रतिरूप और पृथ्वी से श्रेष्ठ गाय। पृथ्वी को देख सुन नहीं सकते, लेकिन गाय को देख और सुन सकते हैं। इसलिए कहते हैं गाय को लिविंग गॉड कहा जाता है, प्रत्यक्ष भगवान। वो नारायण को भी हम देख सकते हैं, सूर्य तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, वो भी नारायण है, उसको हम देख सकते हैं, और ये नारायणी है, उसको भी देख सकते हैं, लिविंग गॉड। पृथ्वी को अनुभव कर सकते हैं, देखना मुश्किल होगा, लेकिन गाय को हम देख सकते हैं। गाय का दूध हल्का पीलापन होता है, जो भारतीय नस्ल की गाय है। ये पीलापन जो होता है, ये सूरज की शक्ति को लेकर, इसको स्ट्रॉन्सियन बोलते हैं, गोल्डन येलो, जो माने एक तरह का सोने का जैसा रंग होता है, वो दूध में भी होता है, गोबर के गोमय रस में भी होता है, और गोमूत्र भी वही रंग का होता है। हल्का पीलापन लिया होता है। ये जो पीलापन हल्का सा है, ये स्ट्रॉन्सियन बोलते हैं, उसको एक पदार्थ है, और ये एंटी रेडिएशन है। जो परमाणु विकिरण निकलता है, उस परमाणु विकिरण को रोकने की क्षमता, उसको प्रोटेक्ट करने की क्षमता गाय के गोबर में है, और यही स्ट्रॉन्सियन है। इसको समझने के लिए बताता हूँ आपको। जैसे आप दूध को उबालते हैं तो तुरंत दूध उबलने लगता है, उबल कर बाहर आने की कोशिश करता है, और थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए तुरंत बढ़ जाता है। क्योंकि सूरज जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर की जो गर्मी है वो सूरज की ओर भागता है। अग्नि हमेशा सूरज की ओर जाएगा, जिसका जहाँ उद्गम होगा वो उसी ओर जाएगा। अग्नि का उद्गम सूर्य है तो अग्नि हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा, सूर्य की ओर ही जाएगा। पानी का उद्गम समुद्र है, इसलिए कहीं पर भी पानी गिरेगा तो समुद्र की ओर ही जाएगा, क्योंकि समुद्र से ही पानी उठ करके वर्षा होता है, वर्षा पहाड़ों में होता है, पहाड़ के वापस भी समुद्र की ओर जाता है। जिसका उद्गम जहाँ है वो वहीं जाएगा। बच्चे को कोई थप्पड़ मारेगा, डराएगा, धमकाएगा, तो बच्चा कहाँ भागेगा? माँ के पास जाएगा। जिसका जहाँ से उद्गम है वो वहीं जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। गोबर में अग्नि है, गोमूत्र में अग्नि है। पंच तत्व जो हम कहते हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, ये पांचों तत्व गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी में पांचों तत्व है। ये पांचों तो तत्व प्रकृति का जो है वो गाय अपने ऊपर लेती है, और यही पंचगव्य में पांचों चीजों को कन्वर्ट करने की क्षमता, बदलने की क्षमता ये गाय के सिस्टम में है। जो विदेशी गाय है उसकी जो आंतड़ी है वो 90 फीट लंबा होता है। जो भारतीय गाय है उसका 180 फीट लंबा होता है। विदेशी नस्ल की जो गाय है उसके भी 4 पेट होते हैं, लेकिन वो चौथा पेट ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, तीसरा पेट में उसका समापन हो जाता है, क्योंकि उसकी आंतड़ी छोटी होने के कारण उसको जल्दी निकल जाता है पूरा। इसलिए जो विदेशी नस्ल की जो गाय है उसके गोबर में बदबू भी रहता है और ठीक से रिंग नहीं बनता है। भारतीय नस्ल की गाय 4 पेट को यूज़ करती है,
पहला पेट को भरती है, फिर दूसरा पेट को भरती है, पेट के नीचे बैठती है 4 घंटा, फिर उसको निकालती है, दूसरे पेट से निकालकर तीसरे पेट में भेजती है, पहले पेट से निकालकर तीसरे पेट में भेजती है, जुगाली करती है, उसके बाद पानी पीती है। भारतीय नस्ल की गाय एकमात्र ऐसी गाय है जो सूरज की उस शक्ति को लेकर के दूध में कन्वर्ट करना, गोबर गोमूत्र में कन्वर्ट करना एक क्षमता रखती है। इसलिए जब गाय का जो पाचन क्रिया है, प्रक्रिया जिसमें आंतड़ी पेट सारे हैं, उसमें से जो खराबियां हैं, गलत चीजें हैं, उसको तीसरे पेट में रख लेती है गाय। कुत्ते को प्लास्टिक खाते हुए देखा है क्या? कुत्ता प्लास्टिक खा लेता है क्या? सुअर प्लास्टिक खा लेता है क्या? कभी सुअर का पेट से प्लास्टिक मिला है क्या? कुत्ते के पेट से 50 किलो 15 किलो प्लास्टिक निकला है क्या? लेकिन गाय का पेट से बहुत देश भर में बहुत स्थानों पर, अभी कुछ 4-5 महीना पहले चेन्नई में 55 किलो प्लास्टिक निकाला एक गाय का, खूब वीडियो चला था। आप लोग भी कुछ लोग देखे होंगे तो देखे होंगे, ये तो मेरे पास है वीडियो। और देश भर में बहुत से निकाल रहे हैं, 50 किलो 55 किलो 40 किलो, और 12-12 साल पुराना। और केवल प्लास्टिक नहीं निकला, ब्लेड, चाकू, कैंची, कांच, बोतल, टूटे फूटे बोतल, टीना, छोटे छोटे चाकू, कीले, बोल्ट, नट बोल्ट, बहुत मिला। अब सोचिए, ब्लेड खाइए गाय, जिस पॉलिथीन में डाल के लोग फेंके होंगे उस पूरे पॉलिथीन को खाई है। और गाय, और वो इतना दबा हुआ था, इतना ये था कि उसको खोल के निकालने में बड़ा कष्ट हुआ। मेरे पास 12-13 वीडियो है। गाय खराबियों को शरीर में रखती है, अच्छाइयों को बाहर निकालती है। बाकी गाय को छोड़कर पृथ्वी में सभी लोग अच्छाइयों को शरीर में रखते हैं, खराबियों को बाहर निकालते हैं। इसलिए गाय श्रेष्ठ माना जाता है। महाभारत में जब श्राद्ध पर्व के, शांति पर्व का श्राद्ध पर्व होता है, उसके बाद का भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है। भीष्म युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर प्रतिदिन जाते हैं, भीष्म सरसैया पर पड़े हैं और उत्तरायण में सूर्य को आने का इंतजार कर रहे हैं। तो कृष्ण कहने के कारण जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, राज्य का परिपालन, राज्य का संचालन करने में क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए सीखने के लिए युधिष्ठिर जाते हैं। और कई प्रश्न पूछते हैं, बहुत से प्रश्न पूछते हैं। उसमें से एक गाय का भी है, बहुत विस्तार से है, काफ़ी बड़ा है। गाय का दान, गाय का यज्ञ, किस प्रकार का गाय, कौन सा गाय, कहाँ से, कैसे, क्या, बहुत बातें उसमें है। काफ़ी लंबा है, आपको पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत से गाय के बारे में है। यहाँ प्रसंगवश एक चीज़ बताता हूँ उसमें। एक बार वशिष्ठ जी को मिलने के लिए महादेव जी वहाँ गए, वशिष्ठ के आश्रम। और वशिष्ठ जी को जब मिलने के लिए आश्रम में पहुँचे तो उस समय गायें वहाँ सामने में आश्रम में, बछड़े सब दूध पी रहे थे गाय के। उसमें से एक बछड़ा उछल कूद करने लगा, और उछल कूद करते हुए उसका दूध पीते पीते जब उछला तो एक दूध का एक बूंद बछड़े के मुंह से शिव जी के गाल पर पड़ा। और शिव जी गुस्से हो गए, नाराज होने लगे, और एकदम गुस्सा उनको उठने लगा, और एकदम से गुस्से से होने लगे तो पेड़ पौधे हिलने लगे, गाय डर गई, भागने लगी गाय। कुछ गाय मूर्छित हो गई, कुछ गायों का रंग बदल गया, कुछ गाय दूर जाके गिर गई, पक्षियाँ सब उड़ गई, गिरने लगी पक्षियाँ। एक हाहाकार मचने लगा जैसे ही गुस्सा होने लगे। तो वशिष्ठ ने आकर शांत किया, महादेव शांत होइए, शांत होइए, शांत हो जाइए, नाराज नहीं होइए। और महादेव आपस से नाराज होंगे तो कैसे होगा? इन पशुओं का पालन तो आपका जिम्मा है, इस प्रकृति का पालन का जिम्मा तो आपका है। आप नाराज होंगे तो प्रकृति में प्रलय हो जाएगा, और इन पशुओं का जिम्मेदारी कौन लेगा? और बहुत मुश्किल से मैं इन गायों को स्वर्ग से लेकर के आया हूँ और इंद्र से मांग कर नंदिनी को लाया हूँ, और ये सब नंदिनी के बच्चे यहाँ पर हैं। ये तो आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है, तो इसको तो आपको रक्षा करना पड़ेगा। और आप नाराज होंगे तो फिर कैसे होगा? शांत किया तो महादेव शांत हुए। उनको लगा कि हाँ, उन्होंने फिर गायों को देख किया, गाय तक जग गई, सब नॉर्मल हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस गाय को आज एक वरदान देता हूँ। मेरे गले में विष को रखने की जो मेरी क्षमता है वो मैं इस गाय को देता हूँ। यानी महादेव जो समुद्र मंथन से पहला जो रत्न निकला था, 14 रत्न माने गए हैं, बहुत सी चीज़ें निकली थी, ऊपर रत्न भी बहुत से थे, लेकिन 14 मुख्य माने गए थे। उसमें सबसे पहला जो निकला था वो हलाहल था, विष था। क्या नाम था उसका? हलाहल का नाम विष है, हलाहल मतलब विष है।
कालकूट नाम था उसका। कालकूट नाम का विष था जो काल को खत्म कर सकता है, काल को ही खत्म कर सकता है, ऐसा कालकूट था उसका। उस विष का नाम, उस हलाल का नाम था कालकूट। वो पहला निकला, और जैसे ही वो पहला निकला कालकूट, तो वो बाहर आते ही प्रलय का होने लगा, सब देवता राक्षस सब मूर्छित होने लगे। तो शिव जी ने तुरंत उसको लिया और पी गए उसको। हम जानते हैं पार्वती जी के गले में रोका तो रुक गया। आज भी शिव जी का गले को नीलकंठ कहा जाता है, यानी उसका गला नीला हो गया और वो वहीं पर रह गया, और वो सस्पेंडेड एनिमेशन में है, यानी वो वहीं पर है लेकिन निष्क्रिय है। अगर वहां से बाहर निकला सक्रिय हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि शिव जी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाराज हुआ तो विष बाहर आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसलिए शिव जी को नाराज नहीं करना। तो गले में सस्पेंडेड एनिमेशन में है, इसलिए शिव जी ने कहा कि मेरे शरीर में विष को गले में रखने की मेरी जो क्षमता है, मैं आज इस गाय को देता हूँ। उन्होंने गाय को वरदान में दिया। ये तो हम कहानी है हमारी। तो महाभारत में भीष्म जी जो है नारद और इसके माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि भाई ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है। ये आज का हजारों साल पहले की घटना है। आज विज्ञान कहता है, आज अमेरिका का रिसर्च कहता है, इंग्लैंड का रिसर्च कहता है, गाय के गले में 300 से ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया है। पूरे पृथ्वी में आज भी भारत सहित, बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित गाय का सर का मांस और गले का मांस खाना वर्जित है। क्यों? क्योंकि गाय के गले में और सर में अनेक प्रकार की खतरनाक बैक्टीरिया है, जिसको खाने से मनुष्य बीमार पड़ता है। एक एनिमल प्लानेट करके एक चैनल आता है टीवी में, पुराना है। एनिमल प्लानेट करके जो चैनल है, उसमें कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले या 15 साल पहले एक प्रोग्राम चला था, द मोस्ट एक्सट्रीम टॉप 10 पशुओं के, जानवरों के बारे में। एक लंबा काफ़ी है, उसमें करीब 200 वीडियो लगभग है। मेरे पास लगभग 180 वीडियो है, बाकी कुछ रिपीटेड है इसलिए मैंने छोड़ दिया। लगभग 180 वीडियो है। द मोस्ट एक्सट्रीम टॉप 10 में उन्होंने काफ़ी रिसर्च करवाया, पैसे खर्च किए, बहुत उसके प्रोग्राम बनाए। उसमें हाई जंप करने वाला, माने द मोस्ट एक्सट्रीम टॉप 10 जंपर, द मोस्ट एक्सट्रीम टॉप 10 बाइटर, द मोस्ट एक्सट्रीम टॉप 10 लाउड माउथ, हल्ला करने वाला, ऐसे करके कई प्रोग्राम उन्होंने बनाए। जंपर है जो फास्ट है, दौड़ता है, जहरीला है, जो खतरनाक जहर है, जो उड़ता है, जो उछलता है, जो तैरता है, ऐसे करके उन्होंने एक अलग अलग पशुओं के बारे में लेकर एक 10 टॉप 10 का बनाया। उसमें से एक प्रोग्राम है द मोस्ट एक्सट्रीम टॉप 10 बॉडी स्नैचर, शरीर को चुराने वाला बॉडी स्नैचर। जैसे चेन स्नैचर होता है ना, छीनने वाला, तो शरीर को छीनने वाला बॉडी स्नैचर। क्या प्रोग्राम है? उस प्रोग्राम में दिखाया, जैसे बगुला है, मछली पकड़ता है, तालाब में खड़ा रहता है, पानी में खड़ा रहता है, वो उसका जो विष्ठा गिरता है उसमें अंडे होते हैं, वॉर्म्स के अंडे होते हैं। उसके पेट में जो, बगुले के पेट में जो वॉर्म होता है, जो केचुए होते हैं उसके पेट में जो टेप वॉर्म होते हैं, उसका अंडा उसके मल में होता है, वो पानी में गिरता है, मछली उसको खाता है। तो वो अंडा उसके पेट में जाता है मछली का, और मछली का पेट में बड़ा होता है, 15 दिन 20 दिन में वो बड़ा हो जाता है। और जब जवान हो जाता है और उसको शादी करने की इच्छा होती है कि मैं अब शादी करूँगा, तो वो मछली के ब्रेन को डाइवर्ट करता है कि बोगले के पास चलो, और मछली को बोगले के पास ले जाता है, और बोगला उस मछली को खा लेता है। और वो मछली तो गल जाता है, उसको बोगला खा लेता है उसको, लेकिन उसमें से टेप बाहर आ जाता है, वॉर्म, जो टेप वॉर्म है वो बाहर आ जाता है। और फिर उसका पेट में पहले से कोई और टेप वॉर्म आया हुआ होगा, उसके साथ मेटिंग करता है, अंडा देता है। फिर अंडा विष्ठा में, मछली का पेट में, इसका पेट से उसका पेट, उसका पेट से इसका पेट ट्रांसफर होते रहता है। ऐसा उन्होंने बहुत होते हैं, उसमें से एक दिखाया उन्होंने। जैसे बर्फीले स्थानों पर रेंडियर होते हैं, एक प्रकार का हिरन होता है, रेंडियर होता है। और भेड़िए भी होते हैं, वॉल्व्स भी होते हैं। तो भेड़ियों का जो मल है वो उसमें किसी घास वास में वो छुपाता है, वहाँ मल करने के बाद उसको बर्फ़ में ढक देता है। लेकिन बरसात के समय में या जब गर्मी होती है तो बर्फ़ गलता है, फैल जाता है, तो अंडे भी घास में फैल जाते हैं। उसको जब वो रेंडियर्स खाते हैं, जब हिरन खाता है
तो वो अंडे उसके हिरण के पेट में जाते हैं और वहाँ वॉर्म बन जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। और जब बहुत से वॉर्म हो जाते हैं उसके पेट में और वो चाहते हैं कि भाई अब हमको विवाह करना है, अब हमको बच्चे पैदा करना है, तो जाना पड़ेगा उसका पेट में, भेड़ियों के पेट में। तो इस हिरण के दिमाग को वो दबाव डालता है कि चलो। तो जब भेड़िए अटैक करते हैं तो बाकी सब तो भाग जाता है, लेकिन ये हिरण जो इन्फेक्टेड है वो नहीं जाता है, तो संक्रमित है वो नहीं जाता है, वो आराम से भेड़िए के पास रहता है। भेड़िया उसको मारता है, खाता है, उसके इसमें से इसके पेट में जाता है, फिर इसके पेट से उसके पेट में ट्रांसफर होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ दिखाया, मक्खी को दिखाया है, मच्छर को ऊपर में अंडा देना, फिर वो किसी जानवर में जाना, फिर वहाँ से उसके शरीर से वो निकल के जाना, तो ऐसे कई दिखाया। उसमें जो खतरनाक बताया उस चैनल के उस प्रोग्राम ने, उस जो साइंटिस्ट लोगों ने उसको रिसर्च किया था, उन्होंने बताया बिल्ली और चूहा ये सबसे खतरनाक है। यानी बिल्ली भी अपना मल को थोड़ा गड्ढा करके छुपाता है, मट्टी डाल देता है, घास पर छुपा देता है, लेकिन बरसात के समय क्या होता है कि वो खुल जाता है और उसमें घास में फैल जाता है अंडे। चूहे खाते हैं घास के, जो ये होता है जड़ होता है उसको खाते हैं चूहे, तो ये अंडे उसके पेट में चले जाते हैं। और बिल्ली का मल में जो अंडा है जिस जानवर का, जिस वॉर्म का, वो चूहे के पेट में चले जाने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है अंदर जाकर, तो चूहे को दबाव डालता है बिल्ली के पास चलो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पजल बनाया और पजल में चूहे का मल मूत्र एक तरफ डाला, दूसरे तरफ दूसरे प्रकार के चूहे का मूत्र को डाला, और बहुत कठिन जगह पर बिल्ली का एक मूत्र को डाला। ये बार बार ये जो चूहा जो इन्फेक्टेड है वो बिल्ली के जहाँ पर मूत्र है वहाँ जाकर बैठ जाता है। वहाँ जाना कठिन है, पजल में घुस घास के निकलना मुश्किल है, लेकिन वो उस गंध को पकड़कर कैसा भी करके तड़प के कैसा भी करके तकलीफ करके ये चूहा बार बार जा करके जो बिल्ली का मल जो है, बिल्ली का जो मूत्र का जो गंध है, वहीं जाकर बैठता है। अपने बिरादरी का जहाँ पर गंध है वहाँ नहीं जाता है, जहाँ पर दूसरे प्रकार के चूहों का जो मूत्र का गंध डाला वहाँ नहीं जाता है। जहाँ बिल्ली का मूत्र का गंध है वहीं पर जाता है, वहीं जाकर बैठता है। इसका मतलब क्या है, उसके शरीर के अंदर के जो बैक्टीरिया है उसको दबाव डालता है कि तुम उधर जाओ, उधर बैठो। और बिल्ली, ये चूहा वहाँ जाता है, चूहा उसको मारता है, बिल्ली खाता है। ना बिल्ली को पता है उसको कौन यूज़ कर रहा है, ना चूहे को पता है उसको कौन यूज़ कर रहा है। आप यूट्यूब में देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत प्रोग्राम्स है। द मोस्ट एक्सट्रीम टॉप 10 बॉडी स्ट्रक्चर ये प्रोग्राम है, 45 मिनट का प्रोग्राम है, 1 घंटे का प्रोग्राम, बाकी ऐड बैड था। मेरे पास तो ऐड काट करके सारा है, इसलिए 45 मिनट का वीडियो है, उसमें 10 दिखाया है। लेकिन ये खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्यों इसको बताया उन्होंने, इसलिए बताया कि जब गाय घास खाती है तो गाय के पेट में ये बिल्ली का वॉर्म, इसका जो अंडे हैं, ये उसके पेट में जाता है और गाय उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में डालकर गले में लाकर रखती है। गोबर गोमूत्र दूध में नहीं आता है, और गले में रखती है और वहां निष्क्रिय रहता है। वो सस्पेंडेड एनिमेशन यानी कुछ नहीं कर सकता हो। जैसे जहर शंकर जी के गले में आग तो गया, लेकिन वहां पर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता हो। ऐसे ये बैक्टीरिया सब, ऐसा 1-2 नहीं, 300-350 प्रकार के बैक्टीरिया पाया गया है गाय के गले में। इसलिए गाय खराबियों को शरीर में रखती है, अच्छाइयों को बाहर निकालती है। चाहे वो विटामिन डी हो, चाहे वो स्ट्रॉन्सियन हो, चाहे वो सेलुब्रासाइड हो, चाहे वो कैरोटिनाइड हो, अल्फा कैरोटिनाइड हो, बीटा कैरोटिनाइड हो, गामा कैरोटिनाइड हो। कैरोटिनाइड्स में भी कई प्रकार के हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है, अनेक प्रकार के विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, कई प्रकार के मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इसलिए गाय के दूध को कंप्लीट फूड भी माना गया, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी, विटामिन भी है और मिनरल्स भी है, और कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट भी है। यानी एक संतुलन आहार के लिए मनुष्य को क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें केवल दूध में है, भारतीय गाय के दूध में है। उसका कारण है कि कॉस्मिक के सारे एनर्जीज को लेना, उसके पॉजिटिव को बाहर निकालना और नेगेटिव को शरीर में रखना। इसलिए भारतीय नस्ल के गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, ये पंचगव्य तो औषधि है, इसका उपयोग करते हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। मैं तो यहाँ पर 20-22 चीज़ें सिखाया इनको, 22 चीज़ें लगभग सिखाया, 22 या 23 चीज़ सिखाया। इसमें से 10-12 प्रैक्टिकल भी किया हम,
कुछ गोमूत्र कम पड़ गए नहीं तो 12 प्रैक्टिकल और हो जाता, 22 प्रैक्टिकल टोटल हो जाते। लेकिन हम 300-350 प्रकार की चीजें बना रहे हैं। विदेशी नस्ल की गाय और भी खतरनाक है। उसका विदेशी नस्ल की गाय खराबियों को तो रखती है शरीर में, अच्छाइयों को भी शरीर में रख करके खराबियों को बाहर निकालती है। इसलिए विदेशी नस्ल के दूध में, विदेशी नस्ल का भी जो भी दूध है, उस दूध में राक्षस रहता है। न्यूजीलैंड के एक प्रोफेसर हैं कीथ वुडफोर्थ। कीथ वुडफोर्थ जो है वो ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में जो ऑकलैंड है उसके क्वींसलैंड के यूनिवर्सिटीज के वो प्रोफेसर हैं और एग्री बिजनेस के वो जेनेटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। उनके एडवाइस पर काफ़ी बड़ा एग्री बिजनेस वहाँ चलता है। उनको एक संदेह हुआ कि अमेरिका में जो इनके क्लाइंट्स हैं उनमें अधिकांश लोगों को ऑटिज्म है, टाइप 1 डायबिटीज है, हार्ट डिसीजेस है, और इतनी बीमारियां उनको क्यों हो रही है। उन्होंने एक सर्वे किया और उस सर्वे में उनको मालूम पड़ा कि अधिकांश लोगों का बीमारी का कारण क्या है, तो दूध है। तो उन्होंने अपने दूध को जब देखा तो वो दूध में BCM7 नाम का एक पदार्थ मिला, उसको बीटा कैसोमॉर्फिन कहते हैं। केसिन होता है, जो भी प्रोटीन्स को केसिन में बांटते हैं, बीटा केसिन, अल्फा केसिन, गामा केसिन, अलग अलग नाम होते हैं उसके। तो क्लासिफिकेशंस करते हैं उस केसिन्स के, यानी प्रोटीन 100 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, बहुत प्रकार। गाय के दूध में कई प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, उसमें से एक प्रोटीन है बीटा केसिन। उसमें उस बीटा केसिन में जो चीज मिला उसको मॉर्फिन 7 था। 1 2 3 4 5 6 7 स्टैंडर्ड का मॉर्फिन था। मॉर्फिन एक प्रकार का नशीला पदार्थ, जहरीला पदार्थ है। अफीम का फैमिली का है, अफीम से बड़ा फैमिली, अफीम का बड़ा पिताजी है और 7th स्टैंडर्ड है। जब उसको ढूंढते समय उसका जेनेटिकली जब एक किया तो उसमें मिला तो कीथ वुडफोर्थ डर गया। कीथ वुडफोर्थ को लगा कि कैसे मिला, कैसे आया, ये इतना खतरनाक कैसे आ गया, ये गलत तो नहीं है। दोबारा रिसर्च किया, स्टूडेंट्स को लगाया, अन्य लोगों को कहा रिसर्च करो, सब फाइंडिंग्स तो उसको BCM7 मिला। और ये BCM7 पचता नहीं है, मनुष्य के शरीर में किडनी से बाहर निकल जाता है। 0.5 माइक्रोन से भी छोटा है ये किडनी से ट्रांसफर होकर के ब्लड में चले जाता है और फ्री रेडिकल्स होकर के ये पेप्टाइड्स घूमता है और ये जहां पर इसको कमजोर जगह मिलता है वहां जाके जमा हो जाता है। आंख में जमा हो सकता है, हार्ट में जमा हो सकता है, किडनी में जमा हो सकता है, पेनक्रियास में जमा हो सकता है, लीवर में जहां जमा होगा वो चीज खत्म हो जाएगी। आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारा जो बल्ब जलता है उसमें जो तार के पास अगर कार्बन जमा हो जाए, बिजली तो है, बल्ब भी ठीक है, स्विच भी आप दबाया है, जलेगा बल्ब। थोड़ा सा कार्बन अगर उस जगह पर अगर भर जाए, थोड़ा सा कार्बन, कि जैसे बल्ब नहीं जलता है वैसे हमारा हार्ट काम नहीं करता है। हमारा आंख के पास में अगर थोड़ा से BCM7 जमा हो जाए तो हमारा आंख काम नहीं करेगा। आंख ठीक है, शरीर ठीक है, रक्त ठीक है, सब कुछ ठीक है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। पेनक्रियास में जाके जमा हो गया, पेनक्रियास तो रिलीज करता है लेकिन बाहर निकल नहीं पाता है इंसुलिन, इसलिए व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। किडनी के पास जमा हो जाता है, इसलिए किडनी को फिल्टर करना तो है, सब कुछ ठीक है, किडनी भी ठीक है, पानी भी ठीक है, लेकिन अंदर जाएगा तब तो फिल्टर होगा। पानी अंदर नहीं जा पाता है और किडनी फेल हो जाता है। ये सारी बीमारी का कारण BCM7 है और इसलिए उन्होंने कीथ वुडफोर्थ को जब ये बताया तो बड़ा हंगामा हुआ। हम जानते हैं किस प्रकार का एक बड़ा रैकेट है और उन्होंने अमेरिका को कहा कि अमेरिका के लोगों न्यूजीलैंड का दूध पीना बंद करो। तो अमेरिका में एक हड़कंप मचा, उन्होंने आर्टिकल लिखा, तो न्यूजीलैंड में बड़ा विरोध हुआ, विरोध समर्थन दोनों चला, अमेरिका में समर्थन विरोध दोनों चला, क्योंकि लाखों गायों का दूध था, लाखों गाय थी न्यूजीलैंड में, लाखों गायों का डेयरी फार्म, एक व्यक्ति के पास 15,000 20,000 डेयरी फार्म है, तो सारे डेयरी फार्म्स प्रॉब्लम में आ गए। लेकिन कीथ वुडफोर्थ ने कहा अमेरिका के लोग, अगर हम न्यूजीलैंड का दूध पियोगे तो तुम्हारा ये बीमारियां बढ़ेंगी। छोटा छोटा बच्चा टाइप 1 डायबिटीज थी, छोटे छोटे बच्चे का ऑटिज्म, यानी बुद्धि मति भ्रम हो गया, क्या करना क्या नहीं करना मालूम नहीं, पागलपन, आत्महत्या करना, निर्णय नहीं कर सकता है, अच्छा बुरा मालूम नहीं है, कुछ भी गलत काम कर सकता है, ये बढ़ गया अमेरिका में। तो उसका कारण दूध।
इसलिए उन्होंने कहा कि दूध पीना बंद करो। तो अमेरिका ने अपने जितना दूध था न्यूजीलैंड का ले जाकर समुद्र में डाला। उस समय नाइजीरिया के छोटे छोटे गरीब देश को उन्होंने कहा भाई वो दूध हमको दे तो हम लोग पी लेंगे, लेकिन अमेरिका ने दिया नहीं। तो कीथ वुडफोर्थ ने कहा कि भाई दूध अगर ये गाय का दूध अगर गड़बड़ है तो अच्छा दूध कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने कहा भारतीय लोग पीते हैं। भारत के गाय का जब दूध का उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि इसमें BCM7 नहीं है। भैंस के दूध में भी BCM7 नहीं है। तो उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम है द डेविल इन द मिल्क। किताब का नाम है द डेविल इन द मिल्क। मार्केट में उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नेट में भी उपलब्ध है। बटन दबाइएगा, कीथ वुडफोर्थ नाम डालेगा, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जो इंटरव्यू मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी। उसका सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है, PDF कॉपी भी है, मार्केट में भी उपलब्ध है। आज जिंदा है वो व्यक्ति, अभी जीवित है कीथ वुडफोर्थ। आप बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं उससे, चर्चा कर सकते हैं। वो 1000 क्वेश्चन आप पूछिए, 1000 उत्तर देगा। उसके हत्या का प्रयास हुई, उसके बहुत ये हुआ, लेकिन उसने बहुत प्रयास किया और उसने कहा ठीक है मैं गाय को बचाऊंगा, और उसने गाय को बचाया। भारतीय नस्ल की गाय को ले जा करके उन सब गायों का पीढ़ी को चेंज किया। आज पूरा न्यूजीलैंड में बोस इंडिकस का उन्होंने परिवर्तन किया। टॉरस से इंडिकस 5 पीढ़ी में उसको बदला है। उसका एक काम ब्राजील कर रहा है, एक काम ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, एक काम अमेरिका कर रहा है। पूरे दुनिया के लोग भारतीय नस्ल की गाय को ले जा करके अपने अपने गायों का बोस इंडिकस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके दूध में प्रॉब्लम आया है। और ये इसका कारण ये नहीं है कि केवल गाय का दूध में ही वो प्रॉब्लम है, गाय के मांस में भी वो प्रॉब्लम है। और दूसरी बात बताता हूं आपको, भारतीय नस्ल की गाय जैसे उसके गले में जहर है, वैसे ही उसके दूध में अमृत है। भगवान विष्णु अपना अमृत, जब अमृत जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें 2 अमृत के लिए किया गया था समुद्र मंथन, अमृत लेना है, लेकिन अमृत को छुपाए कहां पर, तो गाय के दूध में छुपाया गया। ये क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। गाय के दूध में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। हम सब लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं हवा से ऑक्सीजन, उसको केमिकल भाषा में O2 बोलते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 2 पार्ट होता है, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीडेंट। हमारा जीवन का कारण भी है ऑक्सीजन और हमारा मृत्यु का कारण भी है ऑक्सीडेंट। जो बुढ़ापा आता है ऑक्सीडेंट होता है, यानी टिश्यूज मरते हैं और टिश्यूज बनते हैं। इसलिए रोज हमारे शरीर में टिश्यूज, नया टिश्यूज बन रहा है और पुराने टिश्यूज मर रहे हैं। और किसी भी हमारा जो शरीर में जो टिश्यूज है 6 महीने से ज़्यादा उसका लाइफ नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा लाइफ नहीं है। लेकिन किसी किसी का 2-2 महीना भी लाइफ नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी कमज़ोर पड़ रहा है व्यक्ति, ये ज़्यादा सोता है। क्योंकि जब सोते हैं तब टिश्यूज बनते हैं। अगर कोई कम सो रहा है उसको टिश्यूज कम बन रहा है, यानी कम मर रहा है, क्योंकि उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ना। अगर हमारे शरीर में 1000 टिश्यूज है तो हमेशा 1000 रहना चाहिए, 10 मरा 10 पैदा हो जाना चाहिए। पैदा कब होगा, जब आदमी सोएगा। क्योंकि कोई गाड़ी का रिपेयर होना है तो कब रिपेयर होगा, चलते चलते चक्का बदल सकते हैं क्या? गाड़ी चल रही है, आप मोटर को ठीक कर सकते हैं क्या? इंजन को नहीं कर सकते, गाड़ी को रोकना पड़ता है, खोलना पड़ता है उसको, तब होगा। इसलिए आदमी जब सोता है, सारे अंग उसके स्थिर रहते हैं, तब बाकी काम होता है। इसलिए नींद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेली टिश्यूज बनते हैं उसके। अगर कोई ज़्यादा सो रहा है इसका मतलब बीमार है, ज़्यादा टिश्यूज बनाने की जरूरत है उसका। और कोई कम सोता है, कोई बोलता है मैं 3 ही घंटा सोता हूँ, इसमें तो ज़्यादा टिश्यूज नहीं हो रहे हैं। तो गाय का दूध जो पिएगा उसके टिश्यूज का उम्र लंबा होगा, 2-2 साल 2.5 साल का उम्र होगा उसका। नॉर्मल 6 महीने का है और एबनॉर्मल 2 महीने 2.5 महीने का है। और खास करके छोटे बच्चे ज़्यादा सोते हैं, 18-18 घंटा सोते हैं। क्यों? क्योंकि टिश्यूज बनते हैं, उसके शरीर बनता है, अंग बनते हैं, सोते समय ही बनता है। बच्चे सोते ज़्यादा सोते हैं और इतना गहरा सोते हैं कि उसको उठा के इधर से उधर ले जाइए, कुछ पता नहीं चलता उसको। अगर नींद खुल गया उसको लगता है कि कोई दूसरा मेरे को उठाए तो रोता है, हल्ला करता है, खूब हल्ला करता है, डरता है वो। लेकिन नींद में तो कुछ पता नहीं, उसको उठाइए, इधर ले जाइए, उधर ले, क्योंकि वो इतना गहरा नींद सोता है। कारण है कि नींद में ही टिश्यूज बनते हैं। लेकिन गाय के दूध में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हमारा ना बाल पकता है, ना दांत कमजोर होता है, ना आंख कमजोर होता है, ना कान कमजोर होता है। बुढ़ापे में भी व्यक्ति शक्तिशाली रहता है। इसलिए गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, पंचगव्य में ये शक्ति है।
और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत चीज़ों में है, स्वमूत्र में भी है, एलोवेरा में है, बहुत से दालों में, कई चीज़ों में है। लेकिन स्वमूत्र में जब हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं तो साथ में 50 प्रकार का बीमारी भी हमको मिलता है, लेकिन गौमूत्र में वो नहीं है। गौमूत्र में हमको और भी 50 अच्छी चीज़ें मिलती है। इसलिए गाय का गौमूत्र बीमार व्यक्ति अगर शोधित करके लेता है उसको लाभ होता है, क्योंकि उसको प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। ये और किसी में नहीं मिलेगा, ये किसी और किस में नहीं मिलेगा। अब भैंस के दूध में विटामिन डी नहीं होता है, भैंस का दूध सूरज की रोशनी को सोख कर परिवर्तित करके नहीं दे सकता, लेकिन गाय सूरज की रोशनी को लेकर शरीर में सोख कर कन्वर्ट करके विटामिन डी को बाहर निकाल सकती है। इसलिए गाय का हमारे देश का महत्वपूर्ण है। लेकिन विदेशी नस्ल की जो गाय है वो ये काम नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा होता है, मूवमेंट ज्यादा होता है तो बीमार पड़ जाती है। ज्यादा चल नहीं सकती है विदेशी गाय, ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंडा को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर फ्लक्चुएशन 20 डिग्री से ज्यादा हो गया तो मर जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। और भारतीय गाय 40 डिग्री का भी अगर फ्लक्चुएशन होता है, अधिकतम 42-50 डिग्री गर्मी है और न्यूनतम 1 डिग्री गर्मी है, यानी 50 डिग्री का अगर वेरिएशन होता है तो भी हमारे देश की गाय सर्वाइव करती है। रूखा सूखा जैसा तैसा भी खा करके, कम पानी पी करके भी अपना जीवन को ठीक कर लेती है। और जब खाने का मौका मिलता है भरपूर खा करके उसको बैलेंस करती है। गर्मी के समय उसको खाना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन अक्टूबर के महीने, नवंबर के महीने में भरपूर खाना मिला, तो अप्रैल मई में जो खाना का तो कमी हो गया था अक्टूबर में पूरा कर लेता है। और अक्टूबर में इतना जमा कर लेता है कि अगले जो आने वाला जो महीने का समय का जो जरूरत पड़े उसको बैलेंस कर सके, ये कर सकता है। तो गाय के दूध में अमृत है, गाय के शरीर में जहर है, और गाय का पूजा करना आवश्यक है। गाय का पूजा करना इसलिए आवश्यक है, गाय चहेगी तभी उसके दूध में अमृत आ सकता है, और गाय चहेगी तो उसके दूध में विष भी आ सकता है। गाय का चाहना बहुत आवश्यक है। नॉर्मल में तो दूध है, शरीर है, लेकिन अगर गाय डरेगी, गाय परेशान होगी, गाय दुखी होगी तो उसके दूध, गोबर, गौमूत्र अच्छा नहीं होगा, और जहां वो रहती है उस एरिया का अच्छा नहीं होगा, नुकसान होगा। और गाय को इसलिए कहा जाता है उसका रोज पूजा करो, गाय की सेवा करो। गाय पालन नहीं, मुर्गी पालन करिए, बकरी पालन करिए, सुअर पालन करिए, आदमी पालन करिए। आदमी भी पालते हैं, लोग खरीद के पालते हैं। अब दुबई में जाएंगे तो एक एक शेख के पास 400 औरतें रखी है उन्होंने खरीद करके, मनुष्य को भी पालते हैं। और अपना कैंपस के अंदर गोली भी मारेंगे तो इतनी कोई नियम कानून लागू नहीं होता है, खरीदते हैं, बेचते हैं। अब जाएंगे अब ईरान में, इराक में, बहुत जगह में खूब वीडियो में आ रहा है आपको दिखेगा। लेकिन गाय को पालन नहीं, उसका सेवा करना है। सेवा करना यानी उसका रक्षा करना है, उसको प्यार देना है, उसको स्नेह करना है, उसको खिलाना पिलाना है। क्यों? क्योंकि अगर उसको आप पर विश्वास होगा, अगर वो शांत होगी, निर्भीक होगी, तो वो अपने शरीर के अंदर की संरचना को चालू करेगी और जो अच्छाइयाँ उसको दूध में निकालेगी वो आपको लाभ करेगा। इसलिए कहते हैं कि जिस गाय को आप सेवा करते हैं वो गाय जंगलों में जाकर उस प्रकार की जड़ी बूटियों को खाकर उसको अपने दूध में कन्वर्ट करके देती है और आपको शरीर को स्वस्थ करती है। इसलिए गाय को छूना चाहिए, गाय को सहलाना चाहिए। गाय को सहलाने से गाय को तो अच्छा, आपको लगता होगा गाय को हम गला सहलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास बार बार आता है, मैं सहलाता हूँ। ऐसा नहीं है। बात यह है कि जब आप सहलाते हैं तो गाय शांत खड़ी रहती है, तो समझिए कि वो आपको गेज कर रही है, आपको स्कैन कर रही है, आपके शरीर की डिफिशिएंसी को पहचानने की कोशिश कर रही है। आप सेवा करते हैं, उसका हाथ, उस गले में हाथ लगाते हैं, खूब उसका प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो शांत खड़ी रहती है। उसके बाद जंगलों में जाकर उस प्रकार की जड़ी बूटियों को खाकर आकर दूध में कन्वर्ट कर दूध देती है, आपको देती है। फिर बुलाती है कि आपको चलाओ जरा, देखो हाथ लगाओ जरा, बताओ क्या है। वो थर्मामीटर आपको चेक करके देखती है कितना कम हुआ, अच्छा कम हुआ, चलो और खा के आते हैं। जंगल जाके खा कर आती है। आप बोलेंगे गले में क्यों डाले, वो तो बहुत जहर है, बहुत खतरनाक जहर भरा पड़ा है गले में। तो
यस, गला उसका बहुत जहरीला है। गल कंबल जितना बड़ा होगा गाय का उतना जहरीला है, उतना ज़्यादा उसके अंदर बैक्टीरिया भरे पड़े हैं। आपको वही जगह छूना चाहिए, उसी जगह पर आपको सलाहना चाहिए, खास करके गले में और सिंग के पास, सर के पास, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर वहीं से स्टार्ट होता है। और आपकी खराबियों को लेता है, अपने हाथ से गुड़ खिलाइए, अपने हाथ से उसको चारा खिलाइए, रोज एक बार जरूर अपने हाथ से गोग्रास खिलाइए। क्यों? क्योंकि आपका हाथ का शनि को खींच लेगा। आज हम लोग गाय बांधे थे, बहुत नाराज थी, तो उन्होंने सुबोध जी ने कहा कि ये क्या नाम दिया था गाय का? मारखंडी। ये मारखंडी गाय है, हम लोग झारखंडी बोलते हैं, मारखंडी गाय है। तो मेरे को भी लगा थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा किया तो आ गया, बड़ा प्यार से मेरे से खाया। तो ने बोला अरे राघवन जी के पास तो ठीक से जा रही है। मेरे को भी लगा कैसे, और आराम से उसके बाद फिर सबके साथ ठीक रहने लगी, क्योंकि हम प्यार करेंगे तो प्यार करेगी। और मेरे को पूरा हाथ खींच लिया उसने, मेरा हाथ को, मेरा हाथ पूरा चला गया उसका मुंह में, और दांत से उसने। एक चीज ध्यान रखिए, आप जमीन में लेटे के भी गाय दौड़ेगी ना, आपको पैर नहीं लगेगा गाय का। पूरे पृथ्वी में वही एकमात्र है, वो बचा कर चलती है व्यक्ति को। इसलिए लोग कई जगह वीडियो में देखे होंगे, लोग लेटते हैं, गाय भागती है, और पैर रखेगी भी तो कोशिश करेगी कि दबाव ना पड़ेगा आपके ऊपर में। एक समझदारी केवल गाय का, और किसी का नहीं है। तो खाई वो बढ़िया से खाई, मेरा हाथ पूरा चला गया, दांत से खींची उसने, जीभ पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा गुड़ गल चुका था हाथ में, तो अंदर खींच के चाटी हो। दूसरा कोई रहेगा तो डर जाएगा। मेरा ये पूरा हाथ इतना चला गया उसका मुंह में, और दांत से काट के खींचा उसने। मेरा फायदा हुआ, मेरा शनि चला गया, क्योंकि गाय खराबियों को लेने की क्षमता रखती है और खराबियों को देने की भी क्षमता रखती है। ये समझदारी रखिए इसको। ब्राजील में आग लगा हुआ है अमेजॉन जंगल में, पता है आप में से किसी को? और 6 महीने से जल रहा है, पता है? लाखों एकड़ जमीन जल रहा है, लाखों पेड़ जल गए हैं और जल रहे हैं, पता है? और क्यों जल रही है मालूम है आप में से किसी को? लोगों ने आग लगाया, वहां के किसानों ने आग लगाया। क्यों आग लगाया किसानों ने? क्योंकि सरकार ने जंगल में जमीन दिया उनको, 10,000 एकड़, 8,000 एकड़, 5,000 एकड़ जमीन सरकार ने बांटे हैं। क्यों जमीन दिया उनको? क्यों जमीन खरीदे किसानों ने? गो पालन के लिए, गाय को पालन के लिए। गाय क्यों पालेंगे? क्योंकि गाय का मांस बेचेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गाय का मांस बेचता है वो ब्राज़ील है। पूरी दुनिया का 25% गाय जो बीफ है वो बेचता है ब्राज़ील। और दुनिया में 16% ऑक्सीजन देने वाला जंगल भी अमेजॉन है। यानी इसलिए अमेजॉन के जंगल को वर्ल्ड का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का लंग्स, फेफड़ा। इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजॉन को, यानी 16% ऑक्सीजन आता है। गाय को काटोगे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, जंगल खत्म हो जाएगा, क्योंकि गाय और जंगल, गाय और पृथ्वी एक ही है। गाय कट रही है तो जंगल खत्म हो रहा है, और जंगल खत्म हो रहा है, इतना धुआं निकला, इतना आग निकला, इतना डिप्रेशन क्रिएट हुए कि 40 से ज़्यादा तूफान आए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका कह रहा है कि ब्राज़ील में जो आग लगा जंगल में, इसके कारण अमेरिका में पूरा धुआं आ गया, पूरा वातावरण बिगड़ गया, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल कम हो गए, वहाँ के वातावरण में गर्मी आ गई, और तूफान कई प्रकार के आए। भारत में पिछले 6 महीने में 6 तूफान आ चुके हैं। अलग नाम दिया था, आपको भी पता होगा, आप पढ़ रहे होंगे। अभी पूरे दुनिया में कई प्रकार के आए। ये दिसंबर का आज 16 तारीख है, 15 तारीख आज है, और हम में से कोई स्वेटर नहीं पहने, सब ऐसे बैठे हैं। आश्चर्य नहीं हो रहा आपको? रात को भी ठंडी नहीं है, पंखा लगा के सोए हम लोग। ठीक है, एक पतला से स्टोरी ओढ़ा था मैंने। और हिमाचल तरफ में भयंकर बर्फ पड़ा है, 4-4 फीट तक बर्फ पड़े हैं, और यहाँ भी ठंड नहीं है। ये जो मौसम का अनइवन होता है, तो ये ब्राज़ील में लगी हुई आग, कैलिफोर्निया में लगी हुई आग, अमेजॉन में लगी हुई आग, ये सब जंगलों में जो आग लगी है वो गाय कटने के कारण है।
फिर गाय कटने के कारण नहीं बताया, गाय के लिए जो जमीन, गाय पालने के लिए जो जमीन दिया जा रहा है उसमें किसानों ने जो आग लगाया उसके कारण जंगल जला, उसके कारण ये तूफान खड़ा हुआ, उसके कारण ये सारे मौसम का बिगाड़ हुआ। ये अमेरिका कह रहा है। हम तो ये बात बोलते थे गाय को छेड़ो मत, गाय नाराज होगी तो प्रकृति नाराज हो जाएगी। ये तो हमारे संस्कृति बताता है, 5000 साल 6000 साल 8000 साल पहले से बता रहे हैं हमारे देश के लोग, गाय की सेवा करो, क्योंकि गाय नाराज होगी तो प्रकृति में कोई बच नहीं सकेगा। हजार हजार लोग मरे। अभी तक 100 करोड़ माने 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा नुकसान केवल अमेरिका का हो चुका है ये 6 महीने तूफानों से, आंधियों से। भारत में भी जो तूफान आए, जो गुजरात में या बॉम्बे में या इधर उड़ीसा बंगाल में जो 3-4 तूफान आ चुके हैं, 8-10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, लोग मरे हैं, 300-400 से ज़्यादा लोग मरे हैं। एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट पूरा 24 घंटा बंद रहा है, कई एयरपोर्ट बंद हो गए। 1 घंटा बंद होने से कितना करोड़ रुपए का नुकसान होता है। मेरा भी फ्लाइट था, कैंसिल हो गया, हम चढ़ गए, टिकट हो गया, सब आ गया, फ्लाइट आ गया, लाइन में लग गए, बस अब चढ़ने वाले फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो रहा है कि फ्लाइट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कलकत्ता में उन्होंने बैन कर दिया। शाम को हम 5 बजे चढ़ रहे थे, 6 बजे से बैन था, लेकिन 5 बजे फ्लाइट रोक दिया और सब जहाँ जहाँ थे वहीं वहीं रुक गए। ये तो अच्छा हुआ कि हम एयरपोर्ट में थे, वापस कार्यालय चले आए हम। लेकिन जो लोग हवाई जहाज में थे उनको कहीं उधर उतारा, हैदराबाद के वहाँ उतारने के बदले गुवाहाटी से निकला और कहीं और जाके सिलीगुड़ी में उतारे। बोला भाई साहब अब नहीं जाएगा। अब क्या करेगा वो आदमी? ऐसे कई फ्लाइट्स के हुए, 200-250 फ्लाइट्स के हुए, तो कलकत्ता के लिए निकले, रास्ते में कहीं रोक दिया उसको। अब सोचिए उसका कितना नुकसान हुआ, कितने लाख लोग परेशान हुए होंगे जिनका टिकट रहा होगा। इस सारा खेल तूफान जो आया है वो गाय के कारण आया है। गाय नाराज होगी, कोई ठीक नहीं रह सकता है। इसलिए गाय ने गले में जो बैक्टीरिया को रोका है उसको छोड़ देगा, जहर निकल जाएगा और वो बैक्टीरिया किसी के पास जाएगा, वो वहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक गाय के गले में तब तक सस्पेंडेड एनिमेशन में है, लेकिन मनुष्य के शरीर में आएगा और मनुष्य का बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। और यही हो रहा है। 4 बड़े रिसर्च हैं, गाय के मांस खाने से नपुंसकता होता है, और करने वाले चारों मुस्लिम समाज के हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके रिपोर्ट्स हैं। मेरे पास वो सारे रिपोर्ट्स, उनके थीसिस हैं, जो रिसर्च के पेपर्स हैं। और इस प्रकार से जो लगातार देश दुनिया में जो गायों के साथ हो रहा है, उससे जो समस्या खड़ी हो रही है, अब पूरे अमेरिका में एक आंदोलन चला है वेगन का, कि गाय का क्रूरता बंद करो, गाय को काटना बंद करो। ये बहुत बड़ा चल रहा है प्लान, फिर मौका होगा आपको बताएंगे। भारत में भी अभी शुरू हो गया है इसका प्रक्रिया, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से, कई और कारणों से इसका, क्योंकि हिंदुओं का खाते हैं इसलिए कुछ विरोध करने के चक्कर में चल रहा है। अदरवाइज जनरली ये ज़्यादा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बीमार पड़ रहे हैं लोग और बीमारी का कारण वो निकल रहा है। इसलिए गाय का सर प्रतिबंधित है पूरी दुनिया में, गाय का गला का मांस प्रतिबंधित है। और दुर्भाग्य ये है कि जो डेयरी फार्म कर रहे हैं वो बछड़े को, छोटे बछड़े को मार के खा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि छोटा बछड़ा होगा, अभी तो घास वास तो खाया नहीं है, तो इसलिए बीमार नहीं पड़ेगा, इसको खा लेंगे। लेकिन उसको भी बीमारी हो रही है, क्योंकि बाय बॉर्न उसके अंदर में सारे दुर्गुण हैं। इसलिए गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी तो हमारे लाभकारी है, लेकिन गाय बाकी नुकसानदायक है। इसलिए गाय जब मृत्यु हो जाता है उसको हम समाधि देते हैं, अपने खेत में समाधि देते हैं। गाय को जब समाधि देते हैं तो उसके अंदर की मिट्टी में, चूंकि वो तो पंचगव्य प्रकृति ही है, पृथ्वी ही है, तो पृथ्वी में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, उसकी जो खाद निकलता है वो सबसे सुगंधित, सबसे अच्छी खाद होती है। उसमें फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और एक गाय के जो 1 वर्ष का अगर समाधि खाद होता है, हम उसको श्रद्धा से पूजा करते हुए 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा, 4 फीट गहरा गड्ढा कर दें, उसको 50 किलो गोबर, 50 लीटर पानी का घोल बना करके डाल दें, गाय को उसमें लिटा दें, थोड़ी सी पुष्प और बाकी चला करके उसको, जैसे परिवार में बाकी काम करते हैं सब एक करते हुए, और उसमें 50 किलो नमक, जो मोटा नमक होता है, मोटा नमक डाल दें। फिर 50 किलो पानी या 50 किलो गोबर का घोल डाल के उसको ढक दें और मट्टी डाल दें उसके ऊपर, समाधि बना दें। साल भर के बाद उसको निकाल, उसके ऊपर जाली लगा दे ताकि कोई कुत्ता होता खुद, जो सियार व्यार उसको खुदे नहीं डाल कर रखते हैं। और साल भर के बाद वो खाद निकालें तो 100 एकड़ खेत के लिए, 100 एकड़ खेत के लिए सबसे बढ़िया उर्वरक होगा।
क्योंकि पंचभूत से आया हुआ पंचभूत में वापस जाएगा, पृथ्वी था पृथ्वी में वापस जाएगा, पृथ्वी को मजबूत करेगा। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि गो मृत्यु होता है उसको समाधि देना, बाकी जानवरों को पेट में डालना, डालते हैं लोग, गाय को नहीं डालते। क्यों? हमारे देश के लोगों को मालूम था कि गाय अच्छाइयों को बाहर निकालती है, खराबियों को शरीर के अंदर रखती है, और विदेशी गाय दोनों ही अंदर रखती है, अच्छाइयों को भी और खराबियों को बाहर निकालती है। इसलिए शिव जी का जो विष है वो भी गाय के अंदर है। ब्रह्मा जी का जो सृष्टि है, सृष्टि यानी जमीन को उर्वरकता करते हुए 8 प्रकार की लक्ष्मी को उत्पन्न करने की क्षमता, अच्छे अनाज, अच्छे फल सब्जी सारा उत्पत्ति करने की क्षमता, वो भी उसके अंदर है। और गोबर में लक्ष्मी का वास होने के कारण 8 प्रकार के लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान, गज, वध, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है। और इसलिए गाय का पूजन करना चाहिए, गाय का सेवन करना चाहिए। ये दरिद्रता नहीं है, ये मूर्खता नहीं है, ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये अज्ञानता नहीं है, इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है, गर्व करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। हमें अपने पूर्वजों के कही हुई बातों पर विश्वास करने की जरूरत है। ठग के कहे हुए बातों को नहीं समझने की जरूरत नहीं है। हमें ठगा जा रहा है, हमें ठगा गया है बार बार। सुअर पालन करो, मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो। जो सड़क पर होना चाहिए उसको घर के अंदर लाए, जो घर के अंदर होना चाहिए उसको सड़क पर छोड़ दिया हमने। कुत्ते को घर पर रख दिया। पहले घर के दलान पर गाय होते थे, आज तो हर घर में लिखा बीवेयर ऑफ डॉग, स्वागत करता भौं भौं करके। किसी भी घर में जाइए वो वेलकम करता है भौं भौं करके, और लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग। जिसको अंदर लाना चाहिए उसको बाहर कर दिया, जिसको बाहर रखना चाहिए उसको अंदर कर दिया। ये भ्रम है। पंचतंत्र में कथा है, गांव का एक किसान एक गाय को लेके जा रहा है और 4 ठग ने सोचा कि भाई इसका हथियाना है, इसका गाय हथियाना क्या करे, तो प्लान लगाया कि इसको बेवकूफ बनाओ। तो जैसे ही वो गया तो एक व्यक्ति मिला रहे, मंगरू कहाँ ले जा रहे हो भाई इस गधे को? बोला ठीक से बोल, गधा नहीं है गाय है। तो उसने कहा अरे गाय क्या बोल रहे हो, गाय को लेके गधे को लेके जा रहे हो, गाय बोल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो बाजार जा रहा हूँ। कितना में बेचोगे? 100 रुपये में। गधे को 100 रुपया? इसको 7-8 रुपया कोई देगा नहीं, तुम 10 रुपये भी कोई देगा नहीं, तुम उसको 100 रुपये बेचोगे? तो नहीं तुम मेरे को ठग रहे हो, ऐसा बोला। थोड़ा देर आगे गया, दूसरा व्यक्ति मिला, अरे मंगरू कहाँ जा रहे हो भाई गधे को लेकर? नहीं गधा नहीं है, ये तो गाय है। गाय नहीं भाई तो गधा है, मेरे को तो दिख रहा है, तुमको ऐसे नहीं दिख रहा है। ये तो ब्रह्म तो नहीं, कुछ खा पी तो नहीं लिए, कुछ होश में तो है। अरे गधा है ये तो, कितना बेचोगे इसको? 100 रुपये में बेचोगे। अरे कोई गधा को 6-7 रुपये में नहीं लेता, तुम कहाँ 100 रुपये में बेचोगे उसको? 10 रुपये में कोई नहीं देगा तुमको उसका। तीसरा थोड़ा दूर गया, तीसरा व्यक्ति मिला, 4 तो पहले से प्लान किए हुए थे, अरे मंगरू कहाँ जा रहे हो? तो वही सारी बातें। चौथा मिला, उसने भी कहा गधे को लेके जा रहे हो। जब तीसरा व्यक्ति कहा तो जाके बैठ गया वो, कि बाप बेटे ने कि भाई क्या है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमको कोई भ्रम तो नहीं है, लगता तो गधा ही है, हम ही लोग उसको गाय समझ रहे थे। तो 7-8 रुपया बोल रहा है, 10 रुपया भी नहीं, तो चलो यहीं बेच देते, कहाँ भी बाजार तक जाएंगे। चौथा व्यक्ति आ रहे, मंगरू गधा लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई जा रहा हूँ, बगीचा जा रहा हूँ। तो कितना बेचोगे? तो 10 रुपये में। 10 रुपये कौन देगा तुमको? 6-7 रुपये दाम नहीं है इसका। नहीं 10 रुपये से कम नहीं देंगे। 10 रुपये देकर चौथा व्यक्ति ने खरीद लिया। बाद में तीनों आ गए, आपस में उसको गाय को लेके 100 रुपये बेचे और बांट लिया, 25-25 रुपये बांट लिया उन्होंने। ये बेवकूफ़ 10 रुपये लेके घर आ गया। हमारी गाय को गधा बोलकर हमारे गाय को खरीद के खा रहे हैं लोग। हमें सावधान होने की जरूरत है। अपने पूर्वजों पर, अपनी संस्कृति पर, अपने शास्त्रों पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। ये गाय है, इसका सेवा करना है, इसका पूजन करना है। इसके स्वस्थता पर ही मेरी स्वस्थता निर्भर है, ये विश्वास करने की जरूरत है। इतनी बातें बोलकर मैं इसको समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।